बॉस ने मुझे मुबारकबाद देते हुए जब बताया कि माइक्रो फिल्म इसके पास पहुंच गई है तो मेरी जान में जान आई। ये माइक्रो फिल्म कैसे और किसके ज़रिए पाकिस्तान पहुंची थी इसके बारे में मुझे मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बॉस ने मुझे कुछ ज़्यादा देर सोचने का मौका नहीं दिया। वो कह रहा था, नई मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इतवार के दिन सुबह 9 बजे तुम्हें नेहरू गार्डन के अकबी दरवाजे के पास नीम के पेड़ तले एक साधु मैना का पिंजरा लिए अपने सामने किस्मत के लिफाफे फैलाए लोगों को फाल बताते मिलेगा। वो अपना आदमी होगा। तुम इससे पूछोगे कि आज घास क्यों नहीं पकाई, वो जवाब में कहेगा घास चोर ले गए। इसके नई मिशन की तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बॉस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रेडियो ट्रांसमीटर सीट के नीचे छुपाने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस अपने बंगले पर आ गया। इतवार में अभी एक रोज़ बाकी था। दूसरे दिन हफ्ता था। हफ्ते की शाम मैंने सुजाता के साथ एलिज़ाबेथ टेलर की फिल्म देखकर गुजारी। खाना भी इसके साथ खाया। 11 बजे रात में इसके यहाँ से आया। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। मुझे 9 बजे सुबह नेहरू गार्डन अपने एजेंट से मिलने जाना था। 8 बजे तक मैं नाश्ते वगैरह से फारिग हो गया। 8:30 बजे गाड़ी में बैठा और नेहरू गार्डन की तरफ रुख की। मैंने एहतियात के तौर पर अपने साथ बुझा हुआ जहरीला सिगार रख लिया था। छुट्टी के दिन होने की वजह से नेहरू गार्डन में सुबह ही से काफ़ी रौनक थी। बच्चों का काफ़ी रश था। गाड़ी मेन गेट के पास खड़ी करके मैं टहलता हुआ इस नीम के पेड़ की तरफ बढ़ गया जिसके नीचे फाल निकालने वाला मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इसके सामने किस्मत के लिफाफे पड़े थे। बांस के पिंजरे में एक मैना बंद थी। साधु चिलम पी रहा था। एक औरत इसके पास बैठी थी। वो उठी तो मैं साधु के पास पहुंच गया। मैंने गौर से देखा, ये टेलीफोन मैकेनिक ही था। इस वक्त इसने चेहरे पर सिंदूर मल रखा था और गिरवे कपड़ों के ऊपर कंबल ओढ़ रखा था। इसने मुझे पहचान लिया था, मगर क्या मजाल है कि इसके चेहरे से ज़रा जाहिर हो कि वो मुझे जानता है। मशीनी अंदाज में बोला, बच्चा भाग की रेखा में क्या लिखा है? मेरी मैना बताएगी। 1 रुपये की दक्षिणा यहाँ रख दे। मैंने जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया। साथ ही कहा, आज घास क्यों नहीं पकाई? साधु ने मैना को पिंजरे से निकालते हुए कहा, घास चोर ले गए हैं। मैं खामोश रहा। साधु ने मैना को छोड़ दिया। मैना ने एक लिफाफे को चून से उठाया और साधु के जानों पर रख दिया। साधु ने लिफाफा खोलकर खस्ता किस्म का कागज़ निकाला जिस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। साधु ने इस कागज़ को सामने रखकर इस पर आंखें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बंगले का पूरी तरह से जायज़ा ले चुका हूँ। तुम्हारे कमरे की खिड़की पिछवाड़े के सहन में खुलती है। आज रात इस खिड़की को अंदर चटखनी मत लगाना। मैं 1 बजे के बाद इस खिड़की से तुम्हारे पास आऊँगा। बाकी सारी बातें वही होंगी। अब तुम वापस चले जाओ। इतना कहकर साधु ने बाजू बुलंद किया और बोला, तू किस्मत का धनी है, जा तेरा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने साधु को प्रणाम किया और सिगार की कश लगाता बाग के अंदर चला आया। थोड़ी देर इधर उधर सैर करता रहा और फिर गाड़ी में बैठकर सुजाता की तरफ चल दिया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। हम सब यानी मैं, सुजाता और इसके वालिदैन भाई ताश वगैरह खेलने लगे। खाना खाने के बाद मैं वहीं बैठा टीवी प्रोग्राम देखता रहा। शाम की चाय पीकर वापस अपने बंगले पर आ गया। खाना देकर कमला हस्बे मामूल चली गई तो मैं बंगले में अकेला रह गया। 11 बजे तक मैं दूरदर्शन के टीवी प्रोग्राम देखता रहा। इसके बाद ड्राइंग रूम बंद करके इसकी बत्ती बुझाई और बेडरूम में आ गया। 12:30 बजे तक पलंग पर लेटा किताब वगैरह पढ़ता रहा। 1:45 बजे मैंने रोशनी बुझाकर जीरो का बल्ब जला दिया और खिड़की को जरा सा खोलकर बाहर देखने लगा। मुझे एक इंसानी साया अपने बंगले की बाड़ की तरफ बढ़ता नजर आया। मैं अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी साया दीवार के पास आकर रुक गया। फिर वो बाड़ फलांग कर बंगले के लॉन में आ गया और तेज तेज कदमों से मेरे बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं खिड़की से पीछे हट गया। आने वाला कूद कर अंदर आ गया। इसने खिड़की बंद करके चटखनी लगा दी। जब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ तो मदम रोशनी में मैंने इसको पहचान लिया। ये वही फाल निकालने वाला साधु था। वो कुर्सी पर बैठ गया। मैंने थर्मोस से चाय के 2 प्याले निकाल कर इसे थमा दिए। थैंक यू। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुसलसल निगरानी में हो? वो चंद सानिये रुक कर दोबारा गोया हो। भारतीय हुकूमत हिमाचल प्रदेश की चंबा वादी की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा डैम बना रही है जिसके आबी ज़ख़ीरे में पहले ये तय हुआ था कि दरियाए जहलम का पानी डाला जाएगा। इस बारे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुआहदा भी तय पाया था। लेकिन अब मुसद्दका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत दरियाए चनाब का पानी भी ज़बरदस्त डैम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भारत ने दरियाए चनाब का रुख डैम की तरफ मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी नहर खोद ली है। ये डैम कई सालों से ज़ेरे तामीर है और इसकी 3 सुरंगें तैयार हो चुकी हैं। अगर ये डैम बन गया और इसमें दरियाए चनाब का पानी डाल दिया गया तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहने वाला दरियाए चनाब खुश्क हो जाएगा बल्कि दरियाए रावी भी सूख जाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराजी बंजर हो जाएगी और पाकिस्तान एक भयानक मसले से दो चार हो जाएगा जिसका इसके पास कोई हल नहीं होगा। भारत हमारे वतन अजीज़ के करोड़ों अवाम को भूखों मारने का तहिया कर चुका है। वो सुपर पावर बनने के नशे में मनमानी करने पर उतर आया है, लेकिन हम खामोश तमाशाई बनकर अपने मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकते। हमें हर हालत में इस डैम को तबाह करना है और कौमी सलामती का ये अहम तरीन मिशन तुम्हें पूरा करना है।
मैं गौर से अपने एजेंट की बातें सुन रहा था जब वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। तो मैंने कहा, फ़र्ज़ कर लिया हम इस डैम को उड़ा भी देते हैं, तब भी भारत इसकी तामीर शुरू कर देगा। एजेंट ने आहिस्ता से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तो हम इसे फिर तबाह कर देंगे। भारत इस डैम को जब भी बनाएगा, यकीन करो हम इसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे वतन पाक की सालमियत और बका का मसला है। हम ना हो तो हमारी जगह कोई दूसरा मर्द मुजाहिद आगे बढ़कर पाकिस्तान की शहरक काटने वाले हाथों को काट कर रख देगा। वो ठीक कह रहा था। जिंदा कौमों का यही शिवा होता है, वो आज़ादी और अमन के लिए जंग करते हैं और इस जंग में कभी नहीं हारते। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि ये डैम चंबा वादी में किस मुकाम पर वाक़ है। इसने कागज़ पर जो नक्शा बनाया हुआ था मुझे दिखाया। कागज़ पर एक जगह आड़ी तिरछी लकीरों के दरमियान लाल पेंसिल से निशान बनाया हुआ था। इसने मुझे डैम का मुकाम और हदूद अरबा पूरी तफसील से बताया। मैं इन कस्मों और शहरों के नाम बाज़ मुसलहतों की बिना पर यहाँ नहीं बता सकता। एजेंट ने नक्शा मेरी तरफ करते हुए कहा, ये तुम अपने पास रखोगे? बेहतर यही है कि इसे ज़ुबानी याद कर लो ताकि कागज़ तुम ज़ाया कर सको। मैंने इससे पूछा कि इस ऑपरेशन में मेरे साथ कौन होगा। एजेंट ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम पोशाली को अपने साथ ले जा सकते हो। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि तुम्हारे साथ अपने आदमी कर सकें। हमें मालूम है कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन का तुम्हें ताउन हासिल है। एमुनेशन के सिलसिले में तुम इस कैप्टन से ताउन हासिल कर सकते हो। अगर वो बाज़ मजबूरियों की वजह से माजरत का इजहार करे तो तुम्हें एमुनेशन भी चंबा डैम के ग्रीजन से उड़ाना होगा। ये फौजी ग्रीजन डैम के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है। एक तरह से ये खुदकुशी की मुहिम होगी, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को जिंदा और सलामत रखने की खातिर अगर हमें एक एक करके शहीद भी होना पड़े तो मेरे ख्याल में ये हमारी खुशकिस्मती होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने फ़ौरन कहा, क्यों नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए मैं 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इसके बाद एजेंट ने मुझे इंडियन मिलिट्री ग्रीजन के बारे में मज़ीद तफसीलात बताई। मैंने तमाम जुज़ियात को अपने जहन में बिठा लिया। वो कुछ देर खामोशी से शायद सूरत हाल का जायज़ा लेता रहा, फिर कहने लगा, तुम यहाँ जिस सरकारी ओहदे पर तैनात हो तुम्हें इसकी नज़ाकत का भी एहसास, लेकिन इस सिलसिले में हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। चंबा डैम का मिशन 15-20 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। तुम दफ्तर से सैर तफरी के लिए एक माह की छुट्टी लेकर शिमले जाओगे। वहाँ से भेस बदल कर खुफिया तौर पर अपने अहम मिशन पर चंबा रवाना हो जाना। अगर तुम्हें मेरा मशवरा कबूल हो तो अपने साथ अपनी मंगेतर सुजाता को भी साथ ले जा सकते हो। सुजाता को साथ ले जाने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि तुम पर कोई शक नहीं करेगा। मैंने कहा, शिमले पहुंचकर सुजाता मेरे लिए मसला नहीं बन जाएगी। इससे छुटकारा कैसे हासिल करूंगा? इस पर इसने कहा, इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। शिमले में सुजाता को अगवा करके खुफिया मुकाम पर छुपा दिया जाएगा। यूँ तुम्हें इसकी तलाश में निकलने का बहाना भी मिल जाएगा। इसकी ये तजवीज़ मेरे दिल को लगी। अच्छा ट्रैप था। इस पर अमल करते हुए मैं इंडियन इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंक सकता था और अपने आप को मुमकिन शुबहे से महफूज रख सकता था। मैंने इस तजवीज़ को फ़ौरन रजामंदी का इजहार किया। फिर हमने इस ट्रैप की सारी तफसीलात आपस में तय कर ली। वक्त गुजरता जा रहा था। एजेंट उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें सुजाता के हमरा शिमले के इंपेरियल होटल में ठहरना होगा। शिमले में इन दिनों बर्फबारी का मौसम है। वहाँ सुजाता को अगवा करने हमारे जो आदमी तुम्हारे कमरे में रात के वक्त आएंगे। वो तुम्हें एक पिस्तौल और कुछ गोलियाँ देंगे। मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। अब मैं जाता हूँ। तुम्हें एक हफ्ते के अंदर शिमला पहुँच जाना होगा। वक्त और ज़रूरत का तकाजा है। हमारे आदमी तुम्हें पहचानते हैं। इन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखा दी गई है। वो तुम्हें एम्पीरियल होटल में आता देख लेंगे। कोई बात पूछनी हो तो इस वक्त पूछ सकते हो। मुझे क्या पूछना था? चुनाचा मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना। एजेंट ने मुझे बेख्तियार गले लगा लिया और जज्बात से लबरेज आवाज़ में बोला, पाकिस्तान को तुम पर नाज है। कौम तुम्हारी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कहकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर बाग के अंधेरे में कूद गया। मैंने खिड़की बंद करके चटखनी लगा दी और रोशनी बुझाकर सोचने लगा कि मुझे अब पोशाली से मिलकर इसे नए मिशन के लिए तैयार करना होगा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। नया मिशन बेहद अहम और ख़तरनाक था। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पोशाली और सुजाता को अलग अलग साथ लेकर रवाना हो जाना था। मुझे नींद आ रही थी। पलंग पर लेटकर मैंने कंबल ऊपर किया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद सो गया था। सुबह आंख खुली तो बेडरूम में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दफ्तर जाने से पहले मैंने घर से सुजाता को फ़ोन कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी गुफ्तगू टेप पर रिकॉर्ड हो जाए और किसी को ज़रा सा भी शक न हो कि मैं किसी खुफिया मुहिम पर शिमले जा रहा हूँ। मैंने सुजाता से कुछ प्यार मोहब्बत की बातें की और फिर ठंडा सांस भरकर कहा, सुजाता डियर, मैं काम करते करते थक गया हूँ। दिल चाहता है कि कुछ देर आराम करूँ। सुजाता बोली, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते दफ्तर से डियर? मैंने कहा, छुट्टी तो मेरी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने की छुट्टी ले सकता हूँ, मगर घर पर बैठ कर क्या करूँगा? दिल चाहता है किसी खामोश मुकाम पर जाकर 1 महीना भरपूर आराम करूं और फिर से ताज़ा दम होकर दफ्तर का काम शुरू करूं। सुजाता ने कहा, छुट्टी लेकर बम्बई बहन जी के पास क्यों नहीं चले जाते? वहाँ बच्चों में तुम्हारा जी बहल जाएगा। मैंने किसी कदर उकताहट से कहा, नहीं सुजाता, मैं बिल्कुल अकेला किसी पुरफिजा जगह पर खामोशी से गुजारना चाहता हूँ।
अगर तुम मेरे साथ चलो तो मेरी खुशियों में इजाफा हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे लहजे में जैसे अभी अभी ख्याल आया हो कहा, डार्लिंग क्यों ना हम शिमले चलें, बर्फ़बारी भी देखेंगे। सच मुझे एक तरह से नई ज़िंदगी मिल जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? सुजाता ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अकेली कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा, क्यों, तुम मेरी मंगेतर हो। इससे पहले भी हम अकेले बम्बई गए थे। मैं खुद माता और पिताजी से बात कर लूँगा। तुम मेरे साथ होगी तो मज़ा आ जाएगा। सुजाता भी खुश हो गई, कहने लगी, तो फिर तुम पिताजी से आकर बात करो। अगर वो मान गए तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। मैंने दफ्तर के बाद इसके घर आने का वादा किया और फ़ोन बंद करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगे। दफ्तर में जाते ही मैंने एक माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वजह ये बताई कि कुछ दिनों से मुझे शदीद थकावट महसूस रही है और मैं कुछ वक्त राजधानी से दूर किसी पहाड़ी मुकाम पर जाकर सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मेरी छुट्टी मौजूद थी। बॉस ने मुझे बुलाकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की और छुट्टी मंजूर करते हुए पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने इसे साफ बता दिया कि शिमले जाने का प्रोग्राम है और हो सकता है कि सुजाता की फैमिली भी मेरे साथ जाए। तिवाड़ी मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है कैप्टन, आई विश यू गुड हेल्थ। मैंने तिवाड़ी का शुक्रिया अदा किया और कमरे से निकलकर अपने कमरे में आते ही सुजाता को फ़ोन पर खुशखबरी सुनाई कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। इससे भी बड़ी खुशी हुई। कहने लगी, अब पिताजी मान जाए तो मैं भी तुम्हारे साथ शिमले की बर्फ़बारी देख लूँगी। दफ्तर में मैंने अपनी सारी चीज़ें संभाल कर अलमारी में रख दी। फिर मिस्टर तिवाड़ी और मिस्टर विश्राम से मिलने के बाद सीधा सुजाता की कोठी पर पहुंच गया। वो दफ्तर से आ चुकी थी। मैंने सुजाता के पिताजी के पास बैठकर मौसम और सियासत की बातें शुरू कर दी। भारत के अपर क्लास हिंदू घरानों का माहौल बहुत एडवांस हो चुका है। लड़कियां अपनी पसंद के लड़के ना सिर्फ खुद तलाश करती हैं बल्कि इनके साथ कोर्टशिप भी कर लेती हैं। माँ बाप इन्हें इसकी इजाज़त दे देते हैं ताकि वो मोहब्बत की शादी करें और यूं इन्हें ज़्यादा जहेज़ देने की मुसीबत से निजात मिल जाए, क्योंकि मोहब्बत की शादियों में जहेज़ का लालच ज़्यादा काम नहीं करता। चुनाचा जब मैंने सुजाता के माता पिता से सुजाता के साथ शिमला छुट्टियां गुजारने की बात की तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। इस हकीकत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि इन्हें अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का मिल रहा है जो मरकज़ी हुकूमत के एक अहम तरीन इदारे में आला ओहदे पर तैनात और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तन्हा रहने का मौका देना चाहते थे। सुजाता खुशी से झूम गई। मैंने इससे कहा कि वो एक दिन छोड़कर जहाज़ में शिमले के लिए 2 सीटें मखसूस करवा ले। वो खुद इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में काम करती थी। इसके लिए नशिस्तें हासिल करना कोई मसला नहीं था। सुजाता की कोठी से मैं रात का खाना खाकर निकला और गाड़ी का रुख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ फेर दिया। मुझे पोशाली से मिलकर इसे नए मिशन के लिए तैयार करना था। दरगाह शरीफ पर हस्बे मामूल अनवार इलाही की बारिश हो रही थी। दरगाह का कोना कोना बकुआ नूर बना हुआ था। मुझे भारतीय कैप्टन को भी कब्रिस्तान में बुलाकर इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी और इस इम्कान का जायज़ा लेना था कि इस नए मिशन में वो मेरी कहाँ तक मदद कर सकता है। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके मैंने मज़ार शरीफ फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी और अकबी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ आ गया। मैं पोशाली की कोठरी की तरफ बढ़ा तो यूसुफ शाह एक तरफ से निकलकर मेरे पास आ गया। हम दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े थे। पोशाली कोठरी में चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। यूसुफ शाह कहने लगा, तुम बैठ कर बातें करो, मैं बाहर निगरानी करता हूँ। वो चला गया तो पोशाली कहने लगी, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक इस बेअमली की हालत में नहीं रह सकती। इससे तो बेहतर है कि मैं पहाड़ों या जंगलों में निकल जाऊं और वहां जफाकशी की ज़िंदगी बसर करूं। मैंने पोशाली का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कोठरी में मिट्टी का दिया ताक में जल रहा था। पोशाली का चेहरा मुझे कुछ उतरा सा लगा। मैंने कहा, पोशाली तुम्हारी बोरियत ख़त्म होने वाली है, हम एक नए मिशन पर रवाना हो रहे हैं। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्लीज़ मुझे इस मिशन के बारे में जल्दी बताओ, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने पोशाली को चंबा डैम मिशन के बारे में सारी तफसीलात बयान कर दी। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो वो बोली, शिमले में सुजाता के अगवा के बारे में तुम्हें इसके माता पिता को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा, वो मैंने सब सोच रखा है। हम दोनों परसों दिल्ली से दिन की फ़्लाइट के ज़रिए शिमला जा रहे हैं। वहाँ इंपीरियल होटल में ठहरेंगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम किसी दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए शिमला पहुँचोगी। इस सिलसिले में खलील तुम्हारी मदद करेगा। मैं कल शाहजी से मुलाकात कर रहा हूँ, इन्हें सब कुछ बता दूंगा। वो तुम्हारी खुफिया रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। बहरहाल तुम्हें एक दिन छोड़कर शिमले पहुंचकर मुझसे रब्ता करना होगा। तुम किसी दूसरे होटल में ठहरोगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैंने यूसुफ शाह को अंदर बुला लिया और इनसे कहा कि मैं कल रात 10 बजे इसी जगह शाहजी से मिलना चाहता हूँ, इन्हें इतला कर दीजिएगा। यूसुफ शाह ने हामी भर ली और मैं वहाँ से चला गया। दूसरे दिन से मेरी छुट्टी शुरू हो गई। सारा दिन मैंने सुजाता के साथ गुजारा। चंबा डैम का नक्शा मैंने जुराबों में छुपा कर रख लिया था। रात को मैं कैप्टन से मुलाकात करने दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पिछले कब्रिस्तान में आ गया। वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। खुशहाली भी मौजूद थी। मैंने इससे चंबा डैम मिशन के बारे में आगाह किया और इससे ताउन की दरख्वास्त की। वो सोच में पड़ गया, फिर सर उठाकर बोला, मैं शायद तुम्हारी इस मिशन के ज़मन में कोई मदद न कर सकूं। मेरे दोस्त मिलिट्री अस्पताल के वाक़े के बाद सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है और अब मैं एक पिस्तौल भी नहीं ला सकता। इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारी इस मिशन की कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा।
मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और पुशाली को एक दिन बाद शिमले पहुंचाने के बारे में कहा तो वो बोला, ये काम खलील के ज़रिए बड़ी आसानी से हो जाएगा। पुशाली की हवाई जहाज़ की सीट भी बुक हो जाएगी और इसे खलील अपनी हिफाजत में एयरपोर्ट तक भी ले जाएगा। तय ये हुआ कि पुशाली एक यूरोपियन लड़की के हुलिये में सफ़र करेगी। पुशाली का रंग यूरोपीय औरतों की तरह गोरा चिट्टा था और वो अंग्रेज़ी ज़ुबान भी रवानी से बोल लेती थी। अपने एजेंट के ज़रिए मुझे कुछ रकम भी मिल गई थी। मैंने 2000 रुपये पुशाली के हवाले किए और शाहजी से गले मिलकर वापस बंगले में आ गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ़्लाइट से मुझे सुजाता को शिमले रवाना होना था। मैंने अंधेरे में किचन के अकबी दरख्त के चबूतरे में रखे रेडियो ट्रांसमीटर को चेक किया। ये मैं साथ नहीं ले जा रहा था। इसके गिर्द मजीद झाड़ियाँ और घास फूस डालकर इसे अच्छी तरह से छुपा दिया गया। बाथरूम के बाहर बिल्ली के कटोरे के नीचे रखे हुए 5 जहरीले सिगार मैंने निकाल कर एक अलग पैकेट में डालकर रख लिए। ये मैं साल ले जाने वाला था। रात गुजर गई। 2 दिन मैंने अपना अटैची केस गाड़ी में रखवाया। चौकीदार और कमला को ज़रूरी हिदायत दी और सुजाता की कोठी की तरफ रवाना हो गया। सुजाता ने बड़ा अटैची केस बरामदे में ही रखा हुआ था। एयरपोर्ट पर इसके माता पिता और भाई भी हमें छोड़ने आए। ठीक वक्त पर इंडियन एयरलाइंस का तैयारा परवाज कर गया। शिमले में रात बर्फ़ पड़ी थी। पूरा शहर बर्फ़ से सफ़ेद हो रहा था। सड़कें वहाँ वीरान थी। सिर्फ वहाँ के मुकामी लोग ही कहीं कहीं दिखाई देते थे। इंपीरियल होटल में हमारे 2 कमरे बुक थे। इंपीरियल होटल गिरजा घर के एक बी डहलान पर पुरानी तर्ज का कॉटेज नुमा होटल था। हमारे दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। हमने अपने अपने कमरों में सामान लगा दिया था। सुजाता मेरे कमरे में आ गई। खाना कमरे में ही खाया। फिर गर्म कोट और ऊनी टोपियां पहनकर सैर करने को निकल गए। काफ़ी देर तक बर्फानी सड़कों पर घूमते रहे। शाम को चाय पी और आतिशदान के पास बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। मुझे मालूम था कि अपने एजेंटों ने हमें देख लिया होगा और वो सुजाता को अगवा करने आज या कल रात होटल में आएंगे। रात को देर तक सुजाता मेरे कमरे में बैठी बातें करती रही। खाना भी इसने मेरे कमरे में ही खाया। कोई 11 बजे वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इसके जाने के बाद मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बंद खिड़की का पर्दा एक तरफ हटाकर बिस्तर पर लेट गया। लिहाफ ऊपर करके सोचने लगा कि मुमकिन है वो लोग कल रात आए। इतने में मुझे बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की मदम चाप सुनाई दी। मैं उठ बैठा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने दबे पाँव उठकर दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो 2 आदमी जिन्होंने चेहरों पर ऊनी टोपियां पहन रखी थी कमरे में घुस आए। इनमें से एक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे ने मेरा ख़ास कोड नंबर बोला। ये ख़ास नंबर अपने किसी एजेंट को ही मालूम हो सकता था। मैं समझ गया कि ये अपने ही आदमी हैं। वो आतिशदान के पास कालीन पर बैठ गए। दूसरे आदमी के पास एक थैला भी था। पहले आदमी ने थैला मेरी तरफ बुढ़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। हम सुजाता को अगवा करके ले जा रहे हैं। वो हमारी खुफिया कमीनगाह में इस वक्त तक छुपी रहेगी जब तक तुम और पुशाली अपने मिशन को मुकम्मल नहीं कर लेते। इसके बाद हम खुद तुमसे रब्ता कायम करेंगे और एक हल्की सी फर्जी झड़प के बाद भाग जाएंगे और सुजाता तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अपने कमरे में ही रहो। हम सुजाता को बेहोश करके ले जा रहे हैं। इसके दरवाजे की चाबी हमारे पास मौजूद है। ये कहकर वो दोनों कमरे से निकल गए। मैंने थैला खोला। इसमें 2 पिस्तौल थे जिनके आगे साइलेंसर लगे हुए थे। एक डिब्बा गोलियों से भरा हुआ था। 2 स्याह जीन्स और गर्म जैकेटें और ऊनी टोपियाँ थी। 2 प्लास्टिक के पानी डालने वाले छोटे से फ्लास्क थे। मैंने इन चीज़ों को अलमारी में रख दिया और थैले को आतिशदान की आग में डालकर जला दी। मेरे कान साथ वाले कमरे की तरफ लगे थे। अपने आदमी इतने तजुर्बाकार थे कि मुझे सुजाता के कमरे से हल्की सी आवाज़ भी सुनाई न दी। और थोड़ी देर बाद जब मैं इसके कमरे में गया तो वो गायब थी। इसका सामान बिखरा हुआ था। मैंने बाहर निकलते ही शोर मचा दिया कि डाकू मेरी मंगेतर को अगवा करके ले गए। होटल में सिर्फ 2-4 सियाही ठहरे हुए थे। इनमें से 2 शब ख्वाबी के लिबास में बाहर निकले। होटल का मैनेजर भी आंखें मलता हुआ आ गया। मैंने पूरी अदाकारी की और इन्हें बताया कि मुझे सिर्फ अपनी मंगेतर की चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर निकला तो इसका कमरा खुला हुआ था। अंदर गया तो वो गायब थी और सामान बिखरा हुआ था। यकीनन इसे गुंडे अगवा करके ले गए। इसी वक्त पुलिस को इतला कर दी गई। इंस्पेक्टर एक सिख था। इसे मेरे इंटेलिजेंस अफसर होने का पता चला तो फ़ौरन होटल में पहुंच गया। मैंने इसके सामने भी वही बयान दोहराया। इसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने पीछे सुजाता के माता पिता को फ़ोन न किया। इंस्पेक्टर ने यकीन दिलाया कि दिन चढ़ते ही डाकुओं की तलाश शुरू कर दी जाएगी और सुजाता को हर हालत में बरामद किया जाएगा। मैं जानता था कि सुजाता जहां पहुंच चुकी है वहां इस इंस्पेक्टर साहब के वालिद भी इसे बरामद नहीं कर सकेंगे। दूसरे रोज़ भी मैं थाने में देर तक उदास बैठा रहा। मैं इन लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं अपनी मंगेतर के अगवा पर बेहद परेशान हूँ। मुझसे जिस किस्म की अदाकारी भी हो सकती थी मैं कर रहा था। दूसरे ही रोज़ शाम को मैंने पुशाली को देखा। वो होटल की लॉबी में काउंटर पर खड़ी दस्ताने पहन रखी थी। इसने यूरोपीय लिबास पहन रखा था और सर पर सुर्ख बालों वाली विग चढ़ाई हुई थी। आंखें चार हुई और वह अपने सर को ज़रा सा हिलाकर होटल से बाहर निकल गई। शाम को इंस्पेक्टर मुझसे मिलने आया और इसने बताया कि सुजाता की तलाश पूरी सरगर्मी से जारी है और बहुत जल्द हम इसे बरामद करके डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो खसूसियत के साथ इस केस में सरगर्मी दिखा रहा था। मैंने इसे एतमाद में लेते हुए हिदायत की कि अगवा की खबर किसी हालत में भी प्रेस को नहीं होनी चाहिए।
इससे हमारी बदनामी होगी। इंस्पेक्टर ने यकीन दिलाया कि जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे ही होगा। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मैंने इसीलिए अभी तक सुजाता के माता और पिताजी को भी खत नहीं लिखा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके सुजाता को बरामद कर। इंस्पेक्टर बहुत पूरे एतमाद था। कहने लगा, कैप्टन साहब, वाहिगुरु की कृपा से मैं 2-1 दिन में बहन जी को यहाँ ले आऊँगा। बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें। मैं सुजाता का सामान अपने कमरे में ले आया था। इसी रात पोशाली भी इस होटल के कमरे में आकर ठहर गई। रात 2 बजे वो मेरे कमरे में आ गई। मैंने इसे तमाम वाक़यात बताए और जीन्स, जैकेट, ऊनी टोपी और रिवॉल्वर दिखाए। वो आतिशदान के पास कालीन पर बैठी थी। कहने लगी, अब तुम क्या सोच रहे हो? हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम आज ही मुँह अंधेरे यहाँ से निकल चलें। मैंने होटल वालों को बता दिया है कि मैं सुबह मनाली और दूसरे पहाड़ी इलाकों की सियाहत को जाऊँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।